तो जैसा कि लिखा हुआ है पहले से मैंने यहाँ लिख दिया है, यानी कि आज हम आरबीआई के बारे में पढ़ेंगे कि आरबीआई में क्या क्या होता है। दोस्तों, हर देश का अपना अपना केंद्रीय बैंक होता है। जैसे कि चाइना का केंद्रीय बैंक पीपुल्स चाइना बैंक। तो आइए हम इसके बारे में, आरबीआई के बारे में पढ़ते हैं। इसके अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे ये आपको पहले हम स्ट्रक्चर बना देते हैं। इसके बारे में हम पहले गठन के बारे में पढ़ेंगे कि आरबीआई का गठन कैसे कैसे हुआ था। ठीक है, गठन के बाद हम इसकी संरचना के बारे में पढ़ेंगे, संरचना कैसे हुआ था। संरचना के बाद हम इसके कार्य के बारे में पढ़ेंगे, कार्य के बारे में पढ़ेंगे। कार्य के बाद हम इसके ये जो मौद्रिक नीति बनाता है आरबीआई उसके बारे में पढ़ेंगे कि कैसे कैसे मौद्रिक नीति बनाती है आरबीआई। ठीक है, गठन, संरचना, कार्य, मौद्रिक नीति। ठीक है दोस्तों, बहुत सारे एग्जाम में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्वेश्चन इससे पूछ लिए जाते हैं, जो कि बेसिक क्लियर नहीं होने के कारण हम क्वेश्चन में या तो गलती कर देते हैं या क्वेश्चन छोड़ के आ जाते हैं। तो आज हम समझाने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये आरबीआई काम कैसे करती है, कैसे ये तरलता का नियमन करती है। तो आइए हम इसके गठन के बारे में पहले पढ़ते हैं। पहले गठन के बारे में पढ़ते हैं। गठन इसका कैसे हुआ था। इसका गठन ज़्यादा हम हिस्ट्री में नहीं जाएंगे क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। मेन मकसद मेरा हमको ये मौद्रिक नीति आपको समझाना, इसीलिए थोड़ा हम पहले थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं। गठन क्या हुआ था, एक कमीशन आया था, यानी कि 1926 में एक कमीशन आया था। 1926 में यानी कि एक कमीशन आया, हिल्टन यंग कमीशन, यानी हिल्टन कमीशन आयोग आया था। ठीक है, ये आया था। फिर इन्होंने समीक्षा की थी कि आरबीआई को केंद्रीय बैंक के रूप में स्थापित किया जाए। फिर एक आई थी 1931 में। ठीक है, 1931 में क्या आई थी, 1931 में आए थे भारतीय केंद्रीय बैंकिंग समिति। 1926 में हिल्टन यंग कमीशन आया था, 1931 में भारतीय केंद्रीय बैंकिंग समिति। ये दोनों ने सिफारिश की थी कि आरबीआई को केंद्रीय बैंक के रूप में स्थापित किया जाए। तो दोनों कमीशन की समीक्षा के आधार पर ही आरबीआई को 1934 में 1934 आरबीआई एक्ट जो है ना, आरबीआई एक्ट 1934 के आधार पर 1 अप्रैल 1935 में इसका गठन किया गया। एक्ट ये था लेकिन गठन 1 अप्रैल में 1 साल बाद किया गया। ठीक है, फिर जिसका मुख्यालय आपको पता ही होगा, हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, हेडक्वार्टर कलकत्ता। बाद में इसको 1937 के लगभग में चेंज करके इसको कर दिया गया मुंबई। ठीक है, चलिए हम इसका थोड़ा भी पढ़ें थोड़ा बहुत, क्योंकि इसके पहले भी बहुत कुछ आया था। जैसे इंपीरियल बैंक इसको बोला जाता था 1924 के लगभग में आरबीआई को। तो इतना मिस्ट्री नहीं, हमको मेन जो मेरा ये है, मेन मकसद मेरा मौद्रिक नीति को समझना है। ठीक है, चलिए हम इसके अब गठन के बारे में थोड़ा जाने, अब संरचना के बारे में जानते हैं। तो हम गठन के बारे में पढ़े, अब संरचना के बारे में पढ़ते हैं। संरचना देखिए इसका कैसे, संरचना में ये एक केंद्रीय बोर्ड होता है, केंद्रीय बोर्ड होता है। ठीक है, जिसका विभिन्न क्षेत्र से इसके सदस्य होते हैं। कौन कौन होते हैं आइए देखते हैं। इसका जो विभिन्न क्षेत्रों से होता है, पहला जो होता है इसका पहला सदस्य जो होता है गवर्नर होता है। ठीक है, पहला गवर्नर हुआ। उसके बाद 4 जो होते हैं
ड्यूटी गवर्नर होते हैं। 4 ड्यूटी गवर्नर होते हैं। उसके बाद आ जाते हैं नीचे 10 जो होते हैं, 10 जो होते हैं सरकार द्वारा नामित होते हैं। 10 सरकार द्वारा नामित होते हैं। सरकार ये उन लोगों को चुनती है जो इकोनॉमी के क्षेत्र में बेहतर समझ रखते हैं, जैसे हर क्षेत्र का नॉलेज उनके पास हो, ये उन लोगों को चुनती है सरकार। ये सरकार द्वारा नामित होते हैं, ठीक है। उसके बाद और आ जाते हैं 4 सदस्य। 4 सदस्य जो होते हैं, 4 महानगर है ना, 4 महानगर, जैसे कि समझ जाते हैं कि ये दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, इधर ना दिल्ली हो गया, चेन्नई हो गया, ये मुंबई हो गया, और इधर कोलकाता। यानी कि 4 महानगर से एक एक सदस्य होते हैं केंद्रीय बोर्ड का। तो 4 महानगर है ना, वहाँ से एक एक सदस्य होते हैं केंद्रीय बोर्ड का। और आगे देखते हैं, एक सदस्य जो होते हैं, ये जो होते हैं बैंक अधिकारी होते हैं। बैंक अधिकारी होते हैं जो सरकार द्वारा नामित होते हैं। सरकार के ये तो नामित होते ही हैं, ये अफसर लोग होते हैं, ये 10 जो है। लेकिन ये जो होते हैं सरकार द्वारा, बैंक से ही कोई सरकार की नज़र में अगर अच्छा कोई बैंक अधिकारी है जो अच्छा काम किया है, तो वो इनको चुन लेते हैं यहाँ से एक सदस्य, जो सरकार के प्रसाद पर्यंत काम करता है। प्रसाद पर्यंत काम करता है सरकार के, यानी कि सरकार इसको कभी भी हटा सकती है, रख भी सकती है। और आगे देखते हैं हम क्या होता है। ये देखिए, ये गवर्नर, एक 4 ड्यूटी गवर्नर, इनका जो कार्यकाल होता है, इनका जो कार्यकाल होता है, इनका कार्यकाल कितना दिन के लिए होता है? इनका कार्यकाल 5 साल के लिए होता है दोनों का। लेकिन ये जो 3 है, इसका 4 साल होता है। यानी कि 20 टोटल हो गए, 1 4 10 4 1, यानी कि टोटल 20 सदस्य हो गए। इसके ये दोनों को 4 साल, और ये इनका जो गवर्नर और ड्यूटी गवर्नर है, इनका 5 साल। और ये सब जो है पुनर्नियुक्ति के भी पात्र होते हैं, यानी कि सरकार इसको फिर से नियुक्त कर सकती है। अब हम इसके संरचना के बारे में पढ़े थे, अब हम इसके कार्य के बारे में पढ़ते हैं कि आरबीआई के क्या कार्य है। आरबीआई का पहला कार्य है कागजी मुद्रा जारी करना, यानी कि नोट जो होता है ना, कागजी मुद्रा जारी करना, कागजी मुद्रा जारी करना। दूसरा, इसको हम बोलते हैं बैंकों का बैंकर, ठीक है, बैंकों का बैंकर, ठीक है, बैंकों का बैंकर इसको बोलते हैं। क्यों बोलते हैं बैंकों का बैंकर? क्योंकि मुसीबत की घड़ी में ये जो है बैंक को ये मदद करता है। कैसे मदद करता है? यानी अपनी मौद्रिक नीति में परिवर्तन कर बैंक, अब मौद्रिक नीति क्या है हम आगे वहाँ जाने हैं क्या है मौद्रिक नीति के अंतर्गत, ठीक है। बैंकों का बैंकर ये इसके अनुसार विभिन्न काम करता है, जैसे बैंक का नई शाखा खोलना है, लाइसेंस देना है, लाइसेंस रद्द करना है, तो बहुत सारा काम इसका ये है, ठीक है। उसके बाद इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि सरकार का भी बैंकर है, क्योंकि ज़रूरत पड़ने पर सरकार भी इससे लोन लेती है, ठीक है। सरकार का भी बैंकर होता है, सरकार का बैंकर, ठीक है। उसके बाद मौद्रिक नीति की समीक्षा ये करते रहता है, मौद्रिक नीति की समीक्षा करते रहता है। अब हम मौद्रिक नीति के अंतर्गत कैसे कैसे समीक्षा करता है, हम इसके यहाँ पढ़ेंगे। मौद्रिक नीति के अंतर्गत की समीक्षा कैसे करता है, इसका क्या क्या और ये है। आइए हम मौद्रिक नीति के अंतर्गत देखिए क्या क्या पढ़ते हैं। इसके अंतर्गत मौद्रिक नीति के अंतर्गत आरबीआई क्या करती है? बैंकों का नियंत्रण, नियमन एवं निरीक्षण का काम करती है। इस बार ये नियंत्रण, नियमन और निरीक्षण कैसे करती है, आइए देखते हैं। मौद्रिक नीति के अंतर्गत ये जो है
आरबीआई के दो उपकरण है, तरलता ये करती है। पहला है मात्रात्मक उपकरण, मात्रात्मक उपकरण। दूसरा है गुणात्मक उपकरण, गुणात्मक उपकरण। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, इसको बोलते हैं क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, इंग्लिश नहीं लिखना है, जगह इसलिए कम। ठीक है, उसके बाद इसके अंतर्गत क्या करता है, आइए देखते हैं तरलता का। अब देखिए यहाँ हम एक वर्ड जानते हैं, तरलता। तरलता को पहले जानते हैं। बहुत लोगों की कन्फ्यूजन हो जाता है कि ये तरलता है क्या। ठीक है, तरलता ये है क्या। बैंकिंग का कोई टर्म जो यूज कर देता है तो कभी भी टर्म साधारण ही रहता है, लेकिन जो यूज कर देता है तो हम लोग को पता नहीं चलता है। तो देखते हैं तरलता ये साधारण चीज़ है, इसको हम जानते हैं तरलता क्या होता है। जैसे हम आपको बोलेंगे कि आपके पास तरलता कम हो रहा है, आपके पास तरलता कम हो रहा है। ठीक है, आपके पास तरलता कम हो रहा है, तो यानी कि आपके पास कैश कम हो रहा है। साधारण से शब्दों में समझिए कि आपके पास पैसा कम हो रहा है, और साधारण शब्दों में समझिए। ठीक है, कैश कम हो रहा है, पैसा कम हो रहा है। अब हम बोलेंगे यहाँ और आ जाते हैं, तरलता बैंक के पास कम हो रहा है, और इसको आगे आते हैं, बैंक के पास कम हो रहा है। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, बैंक के पास कैश कम हो रहा है। ठीक है, यहाँ भी कैश कम हो रहा था, यहाँ भी कैश कम हो रहा था। ठीक है, यहाँ भी कैश कम हो रहा है, यानी कि तरलता मतलब तरलता का सीधा अर्थ है कैश। जब भी तरलता का वर्ड आए यानी कि कैश कम हो रहा है। अब यहाँ बोलेगा कि आपके पास तरलता बढ़ रहा है, यानी कि आपके पास कैश बढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ बोलेगा बैंक के पास तरलता कम रहा है, तो उसके पास कैश कम हो रहा है। ठीक, अब कहेंगे तरलता बैंक के पास बढ़ रहा है, यानी कि उसके पास कैश जो मनी होता है वो बढ़ रहा है, उसका फ्लो। ठीक है, हम यहाँ तरलता जान लिए, अब आते हैं इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, इसके अंतर्गत पढ़ना है क्या, LAF, जिसको हम लोग बोलते हैं लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, यानी कि तरलता समायोजन सुविधा, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। डिस्क्रिप्शन में हम इसका फुल फॉर्म सब डाल देंगे, आप वहाँ से देख लीजिएगा। यहाँ जगह कम है इसलिए यहाँ नहीं लिख रहा है। ठीक है, लिक्विडिटी को कैसे एडजस्ट करती है, आइए देखते हैं। लिक्विडिटी वही तरलता वाला जो बताए थे वहाँ पर कैसे एडजस्ट करती है, देखिए आते हैं। इसके अंतर्गत क्या क्या है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, इसके अंतर्गत ये एग्जाम में भी आते रहता है, साधारण सा वर्ड है। रेपो रेट क्या है, इसमें क्या करती है कि आरबीआई बैंक को अल्प अवधि के लिए लोन देती है, उस पर जो ब्याज लगाती है उसी को बोलते हैं रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट में जस्ट उल्टा कर देना है, जैसा कि नाम ये रिवर्स, यानी कि बैंक जो होती है आरबीआई को लोन देती है। लोन क्या देगी, कभी कभी देखते हैं कि लोन मतलब कि क्या बैंक सोचता है कि बैंक के पास ज़्यादा फ्लो बढ़ गया है, यानी कि लिक्विडिटी का तरलता बढ़ गया बैंक में, तो बैंक आरबीआई सोचता है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा आ गया है, तो बैंक रिवर्स, ये आरबीआई क्या करती है, बैंक रेट बढ़ा, ये रिवर्स रेपो रेट बढ़ा देती है। यानी कि कुछ इसका जो अभी देख लीजिए, गूगल कर लीजिएगा अभी वर्तमान में क्या चल रहा है, यानी कुछ परसेंट रहता है। तो क्या होता है कि अगर ये देखिए बैंक है, मान लीजिए, ठीक है, ये बैंक है, तो क्या होता है कि बैंक के पास अचानक हम लोग भी तो जमा करते हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि
आरबीआई सोचता है हम तो पैसा दिए नहीं बैंक को, आखिर बैंक के पास पैसा आया कहाँ। तो ये क्या करती है आरबीआई कि इसको अब मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा होगा तो इन्फ्लेशन आ जाएगा। तो अब ये क्या करती है आरबीआई, बैंक रेट रिवर्स रेपो रेट बढ़ा देती है। रिवर्स रेपो रेट जैसी बढ़ा है तो बैंक क्या सोचता है, अरे यार ग्राहक को क्या लोन दे, जब रिवर्स रेपो रेट बढ़ा है तो क्यों ना हम आरबीआई को ही लोन दें, मेरा पैसा भी सुरक्षित रहेगा और जोखिम भी उतना नहीं रहेगा। इसीलिए ये क्या करती है, आरबीआई को ही लोन दे देती है। ठीक है, तो ये समझे हम रिवर्स। ये देखिए अल्पकालिक होता है, अल्पकालीन शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ये भी अल्पकालीन होता है, अल्पकालीन होता है, शॉर्ट टर्म के लिए होता है। अब हम लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी रेट के अंतर्गत रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट पढ़ें और आइए जानते हैं ये क्या होता है। बीआरआर, बीआरआर क्या होता है, वेरिएबल रिजर्व रेशियो, यानी कि परिवर्तन आरक्षित अनुपात, वेरिएबल रिजर्व रेशियो परिवर्तन आरक्षित अनुपात। इसके अंतर्गत आइए पढ़ते हैं क्या होता है। वीआरआर के अंदर क्या होता है, वीआरआर के बाद होता है एसएलआर, सीआरआर। सीआरआर क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो। एक होता है एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो इसको बोलते हैं। ठीक है, कैश रिजर्व रेशियो में क्या होता है, यानी कि नगद आरक्षित अनुपात। आरक्षित, आरक्षित वर्ड को याद कीजिएगा, मतलब आरक्षण से बना है आरक्षित, यानी कि अपने लिए आरक्षित कर लेता है। तो देखिए कैश रिजर्व रेशियो के अंतर्गत क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो के अंतर्गत क्या होता है, बैंक को आरबीआई के पास कुछ कैश रखना पड़ता है, कुछ कैश रखना पड़ता है जो एनडीटीएल का कुछ परसेंट होता है। ठीक है, कुछ परसेंट जो आरबीआई तय करती है। बैंक को आरबीआई के पास कुछ कैश रखना पड़ता है, जैसा नाम ही है कैश रखना पड़ता है जो एनडीटीएल का कुछ परसेंट होता है। अब बोलेंगे आप यहाँ की एनडीटीएल क्या होता है, तो आइए थोड़ा एनडीटीएल जानते हैं। जैसे एनडीटीएल, ठीक है, अब यहाँ हम दो चीज़ जानते हैं। इसको समझने के लिए दो चीज़, ज़्यादा नहीं, दो चीज़ समझना है। अब क्या समझना है, ये बैंक है, ठीक है, बैंक का क्या काम है, बैंक का जो प्राथमिक काम है वो काम है क्या, लोन देना और जमा लेना। जमा लेना यानी कि डिपॉजिट और ऋण देना, साधारण शब्दों में समझे। बैंक का प्राथमिक काम डिपॉजिट, DOPOSIT, डिपॉजिट, और ये ऋण लोन देना। ठीक है, इसमें भी दो, जमा भी दो तरह से हम लोग करते हैं। जैसे बैंक जाते हैं, साधारण से शब्दों में देखिएगा कि बैंक जाएंगे तो हम दो तरह से डिपॉजिट करते हैं। कौन डिपॉजिट करते हैं, एक डिमांड डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट करते हैं। एक करते हैं टाइम डिपॉजिट। ठीक है, टाइम डिपॉजिट में, डिमांड डिपॉजिट में क्या है, डिमांड डिपॉजिट में हम जो चालू खाते हैं सेविंग अकाउंट से जो जमा करते हैं, इसमें सेविंग अकाउंट हो गया, करेंट अकाउंट हो गया, करेंट अकाउंट से जो जमा करते हैं। ठीक है, सेविंग अकाउंट के थ्रू किए, करेंट अकाउंट के थ्रू जमा किए, तो ये हो गया मेरा डिमांड डिपॉजिट। इसमें जो फिक्स डिपॉजिट करते हैं ना, जैसे कोई पैसा मेरे पास बहुत ज़्यादा है तो हम क्या करते हैं, फिक्स कर देते हैं। ठीक है, तो फिक्स डिपॉजिट करते हैं इसमें। तो ठीक है, बैंक का क्या काम है, डिमांड डिपॉजिट और फिक्स डिपॉजिट। उसके बाद ठीक है, समझ गए ये डिमांड डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट। अब यह डिपॉजिट वर्ड याद रखिएगा। ठीक है, अब क्या होता है, बैंक क्या करती है, अब एक दो चीज़ और जानते हैं, नया चीज़।
ये क्या है, लायबिलिटी। इसको थोड़ा मिटा देते हैं। ये क्या है, लायबिलिटी। लायबिलिटी एक क्या है, एसेट। एसेट, ठीक है। लायबिलिटी एसेट, जान लायबिलिटी मतलब देयता, ठीक है, देयता। एसेट मतलब परिसंपत्ति, धन बोलते हैं, ठीक है, इसको संपत्ति बोल दीजिए, ठीक है। एसेट संपत्ति हो गया। लायबिलिटी क्या हुआ, जैसे हम बैंक में जमा किए कुछ पैसा, बैंक में जमा किए कुछ पैसा, बैंक में हम डाल रहे हैं, जैसा कि हम यहाँ बताएं तो डिमांड डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट है, तो हम डाल रहे हैं पैसा सेविंग अकाउंट के थ्रू, डाल रहे हैं पैसा इसमें, बैंक में जमा कर रहे हैं। उसके बाद क्या होता है, जब हम पैसा डालते रहते हैं बैंक में, तो ये क्या होता है कि डाल रहे हैं, अब बैंक क्या कर, तो इसके लिए क्या हुआ, जब पैसा भी ये डाल रहे हैं तो हमको बैंक को देना ही है ना पैसा कभी, तो वो मेरे लिए क्या है, मेरे लिए वो एसेट है, ठीक है, एसेट है वो, यानी कि मेरा संपत्ति है बैंक के पास जमा, ठीक है, ये एसेट है मेरे लिए। लेकिन बैंक के लिए क्या है, बैंक के लिए लायबिलिटी है, ठीक है, ये लायबिलिटी है बैंक के लिए, बैंक के लिए लायबिलिटी है, क्योंकि बैंक को देना है, उसके देयता, जैसे कि नाम से ही यहाँ स्पष्ट हो रहा है कि ये देयता यानी कि देना है, बैंक को देना है, हमको, हम जो उसको पैसा दिए वो हम कभी भी जाके उससे मांग कर सकते हैं कि हमको पैसा चाहिए, तो ये मेरे लिए एसेट है, बैंक के लिए देना है, मतलब कि लायबिलिटी है, ठीक है। तो आइए हम एनडीटीएल का एक फार्मूला होता है उसको जानते हैं। डिमांड लायबिलिटी प्लस टाइम लायबिलिटी प्लस अदर डिमांड एंड टाइम, अदर डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, ठीक है, अदर डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी हो गया ये, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, बैंक कहीं और निवेश कर देता है, बैंक भी तो कहीं निवेश करेगा, बैंक कहीं और निवेश किया, ठीक है, तो इसको हम बोल देते हैं इन्वेस्ट इन अदर बैंक, बैंकों का इन्वेस्ट इन अदर बैंक, तो इसको हम साधारण सी भाषा में लिख देते हैं बैंकों का अन्य निवेश, बैंकों का अन्य निवेश। बैंक जो निवेश करता है कहीं और, उसको इससे घटा देते हैं, यही हुआ एनडीटीएल, ठीक है, एनडीटीएल यही हुआ, यही हम आपको समझाना जा रहे थे कि एनडीटीएल क्या होता है, ठीक है। हाँ, तो हमें एनडीटीएल समझ लिए क्या होता है एनडीटीएल, और यही सीआरआर के अंदर तो बैंक आरबीआई को देती है कैश, और एक और इसमें एक टर्म आता है क्या, एसएलआर, ठीक है। एसएलआर में क्या होता है, एसएलआर पे क्या होता है, एसएलआर में बैंक को ही एनडीटीएल का, जो आरबीआई तय करती है, एनडीटीएल का कुछ परसेंट बैंक अपने पास रखती है, ठीक है, बैंक अपने पास रखती है एनडीटीएल का, एसएलआर है, यानी कि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है, बैंक अपने पास रखती है। तो ये क्या होता है, ये कैश भी हो सकता है, कैश के रूप में भी हो सकता है, प्रतिभूति भी हो सकता है, जो सिक्योरिटी होता है गवर्नमेंट, प्रतिभूति हो सकता है, गोल्ड भी हो सकता है, ठीक है, ये हो सकता है। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि VRR के अंदर, यानी कि वेरिएबल रिजर्व रेशियो के अंतर्गत आरबीआई जो कैश रिजर्व रेशियो SLR, CRR और SLR के अंतर्गत क्या क्या रखती है। अब ऑप्शन में दे दिया कि CRR के अंतर्गत प्रतिभूति भी रखती है, तो ये गलती हो जाएगा, इसमें सिर्फ कैश, ओनली
कैश, ठीक है। जैसा कि नाम है, नाम से याद रखिए सिर में कैश, कैश। इसमें क्या प्रतिभूति, कैश भी हो सकता है, गोल्ड भी हो सकता है, और कुछ और भी बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है। तो ये हम पढ़े हैं CRR, SLR। और आइए हम इसके मात्रात्मक उपकरण के अंतर्गत कुछ पढ़ते हैं। और एक और चीज़ जानते हैं, ये वर्ड से भी मेरे ख्याल से आप परिचित हो गए, बैंक रेट। बैंक रेट इसके अनुसार क्या करता है, RBI जो है वो बैंक को, ठीक है, RBI बैंक को देती है लोन बैंक रेट के अनुसार। जो यहाँ तो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के अंतर्गत जो था वो अल्प अवधि के लिए था, रिवर्स रेपो, रेपो रेट, ये अल्प अवधि के लिए, लेकिन ये जो है दीर्घ अवधि के लिए है, दीर्घ अवधि के लिए, ठीक है। शॉर्ट टर्म के लिए था, लेकिन ये दीर्घ अवधि के लिए बैंक रेट, ठीक है। इसमें दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन पहले RBI इसका प्रयोग करती थी, लेकिन अभी फ़िलहाल अब न्यूज़पेपर वगैरह में पढ़ते हुए कि रिवर्स रेपो रेट घट रहा है या बढ़ रहा है, पेपर में कभी कोई आता होगा तो आप देखिएगा, आपको समझ में आएगा क्या है। बैंक रेट के अंतर्गत हम पढ़े ही है। अब आइए देखते हैं क्या पढ़ते हैं। इसके अंतर्गत मात्रात्मक उपकरण के अंतर्गत एक चीज़ और पढ़ते हैं, क्या, MSF रेट। MSF रेट इस क्या होता है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, सीमांत स्थायी सुविधा दर, ठीक है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या पढ़ते हैं, ये क्या होता है ना, मार्जिनल, यहाँ देखिए स्टैंडिंग, स्टैंडिंग वर्ड याद रखिएगा, S फॉर स्टैंडिंग, STANDING, स्टैंडिंग वर्ड याद रखिए, यानी कि खड़ा करना। कभी कभी क्या होता है, स्टैंडिंग वर्ड से याद रखिए कि खड़ा करना, यानी कि साधारण से भाषा में हम लोग सोच लेते हैं कि स्टैंडिंग मतलब स्टैंड मतलब खड़ा होना, तो यही याद रखिए। याद करने का एक तरीका है कि यानी कि MSF रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। इसमें क्या होता है, कभी कभी बैंक के पास क्या होता है, कैश ख़त्म हो जाता है, कैश ख़त्म हो गया अचानक, क्योंकि बैंक क्या करती है, इसका भी तो लिमिट होता है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी रेट के अंतर्गत रिवर्स रेपो और रेपो रेट के अंतर्गत पैसा लेता है, तो उसका भी लिमिट होता है ना। तो कभी कभी क्या होता है कि बैंक अपना लिमिट क्रॉस कर जाता है, अगर वो लिमिट क्रॉस कर जाता है तो बैंक का अचानक अब उसके पास कैश ख़त्म हो गया, ठीक है। तो क्या होता है कि RBI बैंक को ओवरनाइट, ठीक है, ओवरनाइट के लिए लोन देती है, यानी कि रात भर के लिए, रात भर के, जिस पे RBI ब्याज भी लेती है। ऐसा आपातकाल स्थिति आ जाता है कभी कभी, ऐसा तो होता नहीं लेकिन फिर भी कभी कभी हो जाता है, तो इसीलिए RBI ये लाया MSF रेट ओवरनाइट के लिए, जिस पे RBI क्या होती है, ब्याज लेती है, ब्याज लेती है कुछ। अब रात भर के लिए अगर नहीं दिए, फिर रात भर के लिए बैंक लिया इससे लोन RBI से, अब रात भर में किसी तरह से उसके पास नहीं आया पैसा, तो फिर क्या होता है, अगला दिन फिर इस पर ब्याज चलेगा, इसी तरह चलते जाएगा, जो RBI तय करेगी, ठीक है। तो हम MSF रेट पढ़ें। इसके अंतर्गत आइए एक और चीज़ जानते हैं, मात्रात्मक उपकरण के अंतर्गत ही ओपन मार्केट ऑपरेशन। अक्सर आप न्यूज़पेपर वगैरह में भी जानते होंगे कि पढ़ते होंगे, इंग्लिश पेपर चाहे हिंदी पेपर हो, कहीं पढ़ते होंगे तो लगता लिखा हुआ हो कि RBI ओपन मार्केट ऑपरेशन कर रही होगी, तो नहीं पता होने के कारण आपको पता नहीं होता। लेकिन आइए इसको जान लेते हैं कि ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या करती है। इसमें मेनली क्या करती है RBI, प्रतिभूति होता है। RBI क्या करती है, RBI प्रतिभूति का क्रय विक्रय करती है, ठीक है, प्रतिभूति का क्रय विक्रय करती है। क्रय विक्रय यानी कि सेल और बाई। देखिए क्या करती है, कैसे करती है, जानते हैं। ये देखिए बैंक हो गया,
बैंक हो गया। और प्रतिभूति जारी करती है क्यों? तरलता, वो जो बोले थे, तरलता को नियमन करने के लिए, कैसे बैंक में तरलता बढ़ गया तो उसको कैसे किया। तो देखिए यहाँ क्या करती है आरबीआई, क्रय विक्रय कैसे करती है? जब आरबीआई ठीक है सेल करती है, यहाँ बाई करती है। जब क्या होता है कि प्रतिभूति आरबीआई यहाँ सेल करेगी, जब यहाँ बेचेगी बैंक को, तो बैंक बदले में क्या देगा इसको? बैंक क्या देगा? ठीक है, बैंक बदले में इसको क्या देगा? बैंक कैश ही तो देगा। तो कैश क्या होगा? बैंक के पास ख़त्म हो जाएगा, ख़त्म क्या, कम हो जाएगा, यानी कि कैश लिक्विडिटी जो होता है कम हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्या करता है, क्या बोले थे, प्रतिभूति का क्रय विक्रय करती है। अब देखिए यहाँ बैंक कभी कभी क्या देखता है कि मार्केट में, यहाँ क्या करती है बैंक, कभी कभी क्या होता है कि प्रतिभूति बैंक खरीद लेती है। ठीक है, बैंक से खरीद लेती है। ठीक है, बैंक से खरीद लेती है कौन? आरबीआई। जब बैंक से प्रतिभूति खरीदेगी तो आरबीआई क्या देगी बैंक को? कैसी तो देगी। जब आरबीआई को लगता है कि मार्केट में तरलता कम हो गया है, तो यहाँ क्या होगी, ओपन मार्केट ऑपरेशन जो होता है इसके अंतर्गत ये ऑपरेशन करते रहती है, जिससे तरलता बढ़ा देती है। अब यहाँ देखिए कोई भी चीज़ में अब तरलता, कैश का फ्लो आ गया, कैश आ गया बैंक में। ठीक है, कैश आ गया, कैश आ गया तो क्या हो गया, ऋण लोन ज़्यादा देगा बैंक, लोन ज़्यादा देगा, ऋण ज़्यादा देगा। इससे क्या होगा, निवेश होगा। ठीक है, निवेश होगा, निवेश होगा तो क्या होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा तो क्या होगा, रोजगार बढ़ेगा। अब उत्पादन बढ़ेगा तो आदमी का भी तो ज़रूरत पड़ेगा, रोजगार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा तो क्या होगा, लोगों का इनकम बढ़ेगा, आय बढ़ेगा, आय बढ़ेगा तो क्या होगा, बचत की प्रवृत्ति आएगी लोगों में, बचत की प्रवृत्ति आएगा तो क्या होगा, बचत यहाँ से बना, बचत हुआ तो क्या होगा, बचत बढ़ेगा तो क्या होगा, लोग क्या करेंगे, बैंक में पैसा डालेंगे। ठीक है, बैंक में पैसा डालेंगे तो क्या हुआ, देखें कैसे कैसे एक ओपन मार्केट ऑपरेशन से कैसे कैसे बैंक का तरलता का नियमन कर ली आरबीआई। फिर बैंक में पैसा आएगा, इससे ब्याज आएगा, ब्याज आएगा तो लोगों का अपनी डिमांड बढ़ाएंगे मार्केट में। तो इसी फिर क्या होता है, ऐसे चलते चलते क्या होता है कि लग जाता है आरबीआई को कि अरे यार मार्केट में तो बहुत ज़्यादा पैसा आ गया, चलो हम करते हैं कुछ। तो वही यहाँ से क्या करती है, सेल कर देती है प्रतिभूति। और जब सेल करती है तो बैंक यहाँ से ख़रीदता है, तो बैंक क्या करता है, कैश देता है आरबीआई को। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है, कम हो जाता है। वही आरबीआई देखते रहती है कि कैसे क्या हो रहा है। चलिए आइए देखते हैं, ये तो हो गया मात्रात्मक उपकरण के अंतर्गत जितना चीज़ पढ़े हैं। अब आइए हम गुणात्मक उपकरण के अंतर्गत पढ़ते हैं। आते हैं गुणात्मक उपकरण, आरबीआई जो है ना, गुणात्मक उपकरण के अंतर्गत क्या पढ़ेंगे, आइए जानते हैं। गुणात्मक उपकरण के अंतर्गत ये जो गुणात्मक उपकरण करती है ना सरकार, गुणात्मक उपकरण का सहारा लेती है तो किसी विशेष क्षेत्र में मनी के फ्लो को नियंत्रित करती है। आइए देखिए कैसे कैसे नियंत्रित करती है किसी विशेष क्षेत्र में। जैसे इसके अंतर्गत करती है साख राशनिंग, साख राशनिंग। ठीक है, साख राशनिंग करती है। इसके अंतर्गत क्या करती है, इसके अंतर्गत आरबीआई जो कहती है, आरबीआई बैंक को एक न्यूनतम ऋण देने की, एक न्यूनतम ऋण जो होती है, ऋण देने की न्यूनतम सीमा तय करती है। ठीक है, ऋण देने की एक न्यूनतम सीमा तय करती है कि इससे ज़्यादा आप
ऋण नहीं दे सकते हैं। एक लिमिट होता है, हर बैंक का अपना अपना लिमिट होता है कि आप इससे ज़्यादा ऋण नहीं दे सकते हैं, ठीक है। साख राशनिंग के अंतर्गत ये है, करती है सरकार। और आते हैं, एक क्या होता है, नैतिक दबाव। नैतिक दबाव, ठीक है। नैतिक दबाव के अंतर्गत क्या हो, जैसे ये नाम से ही जाहिर है, यानी कि नैतिकता, इथिक्स, ठीक है। तो इसके अनुसार क्या होता है, बैंकों से ये आरबीआई अपील करती है, आरबीआई बैंक से अपील करती है, बैंक से अपील करती है कि आप मौद्रिक नीति के अनुसार ही परिवर्तन करें। मौद्रिक नीति जो हम बनाते हैं उसी के अनुसार आप परिवर्तन करें, ठीक है। मौद्रिक नीति के ही अनुसार आप परिवर्तन करें। जैसे हम बैंक रेपो रेट, जैसे हम ये जो हम नियम बनाते हैं, आरबीआई बोलती है कि जो हम नियम बनाते हैं उन्हीं के अनुसार, यानी कि मौद्रिक नीति के अनुसार ही आप बैंक में जो लोन ये होगा, लोन देना है वो तय होगा, सब नियम। लेकिन हालांकि ये नैतिकता, बैंक को नैतिकता के आधार पर छोड़ दिया जाता है कि आप इसका पालन करें या ना करें। हालांकि बैंक कभी कभी इसका पालन नहीं भी करते हैं, जिससे ग्राहकों की असुविधा होती है, ठीक है। तो नैतिकता से ही पता चल रहा है, नाम से ही दिख रहा है, ठीक है। और आते हैं, इसके अंतर्गत एक चीज़ और पढ़ना है, मार्जिनल सीमा निर्धारण, ठीक है। मार्जिनल सीमा निर्धारण का प्रयोग आरबीआई क्यों करती है, गुणात्मक उपकरण के अंतर्गत। कभी कभी क्या होता है कि बैंक देखती है कि बैंक इसके अनुसार क्या करती है, आरबीआई क्या करती है इसके अनुसार बैंकों को कहती है, जैसे कि अब मान लीजिए कि बैंक क्या होता है इसमें कि बैंक को आरबीआई कहती है कि आप कृषि के क्षेत्र में इतना लोन दीजिए, ठीक है। फिर क्या कहती है, निर्धारित करती है, ठीक है, एमएसएमई को इतना दीजिए, ठीक है, एमएसएमई को इतना दीजिए। यह क्या करती है कि निर्धारण करती है। अब फिर आरबीआई देखती है कि कृषि के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा जा रहा है, ठीक है, ठीक है। तो कृषि के क्षेत्र में ज़्यादा, फिर आरबीआई क्या करती है, लिमिट तय कर देती है कि कृषि के क्षेत्र में रोका जाए चाहे बढ़ाया जाए। यही मार्जिन सीमा निर्धारण करते रहती है, एमएसएमई को दे, कम करे या बढ़ाए, या आरबीआई तय करती है कितना देना है कितना नहीं देना है, ठीक है। एक विशेष क्षेत्र में इसका निर्धारण करती है, किसी विशेष क्षेत्र को लक्षित करती है, ठीक है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा, मुझे तो ऐसा नहीं लगता है कि आपको समझ में नहीं आया होगा। अगर नहीं आएगा तो कमेंट में भी कुछ अपना सुझाव दे सकते हैं कि कहाँ समझ में नहीं आया। मैं अपने अनुसार फिर से आपको, जहाँ आपको समझ में नहीं आया होगा, करने की कोशिश करूँगा। अगले वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगा कि क्वेश्चन कैसे आता है, ठीक है, कि मौद्रिक नीति से रिलेटेड हर एग्ज़ाम में लगभग, चाहे पीसीएस का एग्ज़ाम हो, आईएएस का एग्ज़ाम हो, रेलवे का हो, कुछ चीज़ का जीएस खंड के अंतर्गत जो पूछा जाता है इकोनॉमी में, लगभग एग्ज़ाम में आता ही है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद आप एमसीक्यू जो होता है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हर एग्ज़ाम का जो आता है इकोनॉमिक सेक्शन के अंतर्गत, उसको आप बनाने का कोशिश कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप बनाइएगा तो अधिकतर क्वेश्चन जो मैंने बताया आपको, लगभग क्वेश्चन आपसे, अगर आपने वीडियो को बढ़िया से देखा होगा, लगभग क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नया वीडियो में।